जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से पूरे पूछ रही हो हीर कहां तक जाएगा, डोरी खींच और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पॉइंटिंग थ्योरम। इसका शाब्दिक अर्थ में कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा प्रवाह है, एनर्जी फ्लो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको शाब्दिक रूप में हम कह सकते हैं पॉइंटिंग थ्योरम या पॉइंटिंग प्रमेय। पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ने से पहले आप इस स्थिति से अनुसार हम ट्राई करते हैं। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र जिसकी विद्युतशीलता ऐसा है तथा पारगम्यता म्यू है, तो इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र के अनुसार एफ साइन जिसमें हो, जिसकी विद्युतशीलता एफ साइन हो वह पारगम्यता म्यू हो, तो बी ई व एच दो सदिश होते हैं। यह विद्युत क्षेत्र का सदिश होता है या चुंबकीय क्षेत्र का सदिश होता है। इन दोनों क्षेत्रों के व्यंजक के रूप में ऊर्जा, इन दोनों व्यंजकों के रूप में ऊर्जा का मान होता है। जैसे पहले वाले में विद्युत क्षेत्र के अनुसार ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के अनुसार ऊर्जा को यू से लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र के अनुसार इलेक्ट्रॉन से संबंधित तो ऊर्जा आएगी यू ई बनेगी, ये बराबर हो जाएगी इंटीग्रेशन एफ साइन ऑफ ई स्क्वायर डीवी के रेस्पेक्ट में। जबकि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि एच इसके रेस्पेक्ट में रह जाएगी तो यू एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड वह एनर्जी रह जाएगी समेशन डी स्क्वायर म्यू नॉट डी वी इस रेस्पेक्ट में। जबकि हम विस्थापन समीकरण के अनुसार ये जानते हैं कि E को हम E स्क्वायर लिख सकते हैं E डॉट E, जबकि F साइन ऑफ E ये वैल्यू हो जाती है आपके पास में। इसके अनुसार ये एनर्जी की वैल्यू मिलेगी 1/2 के रेस्पेक्ट में, दोनों एनर्जी का योग 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा 1/2 समेशन F साइन ऑफ E, इसको हम लिख सकते हैं D, यानी ये रह जाएगा E डॉट D, E स्क्वायर का हो जाएगा E डॉट E, तो E F साइन ऑफ A का मान हो जाएगा D, और जो E बच गया लास्ट में E वाले में, ये होता है विस्थापन dV के रेस्पेक्ट में। ठीक इसी प्रकार म्यू B अपॉन म्यू, B अपॉन म्यू है वह होता है चुंबकीय क्षेत्र H के बराबर, वह होता है HB। इस प्रकार इस एनर्जी को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब दोनों एनर्जी जिसका मतलब है टोटल एनर्जी यानी कि कुल ऊर्जा का मान U E M हो जाएगा। EM में इन दोनों ऊर्जाओं का योग ही रहेगा, तो इस दोनों एनर्जियों में 1/2 तो कॉमन रह जाएगा, और समेशन रह जाएगा E डॉट D प्लस H डॉट B, ये दोनों एनर्जी dV के रेस्पेक्ट में। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये रह जाएगी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की कुल ऊर्जा। इसी ऊर्जा से संबंधित प्रोसेस को सोल्व करते हुए हम पॉइंटिंग थ्योरम सिद्ध करेंगे। देखो आप, जब कोई आवेश Q गतिशील है, जब कोई आवेश Q गतिशील है तो वहां लिखता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल का मान F Q E प्लस V क्रॉस B, यहाँ पर E चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में, विवेक B चुंबकीय तीव्रता, ये विद्युत तीव्रता में चुंबकीय तीव्रता, ये विवेक Q आवेश है, इसका मान ये रहेगा। अब अगर हम ये बताएं कि कोई आवेश जब गतिशील है तो कार्य क्या है, कार्य के अनुसार अगर हम निकालें, कार्य होता है W बराबर बल गुणा विस्थापन, क्योंकि हमारे पास बल है और अगर विस्थापन रहेगा तो हमारे पास कार्य आ जाएगा, वह होता है बल गुणा विस्थापन। अगर इसको
तो ये हमारे पास बचेगा डेल अपॉन डेल टी। इसी प्रकार दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, डेल अपॉन डेल टी। तो हमारे पास कार्य हो जाएगा बल गुणा विस्थापन और परिवर्तन की दर के सापेक्ष में करते हैं तो दोनों तरफ डेल अपॉन डेल टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार डेल डब्ल्यू बाय डेल टी है, यह हमारे पास बचेगा एफ डॉट वी। वी यहां पर ये का एफ बल है। यह संबंध इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि हम ये जानते हैं इनमें और इनमें बल और कार्य के बीच में हमारे पास संबंध है, वो ये रहेगा। यदि समीकरण नंबर 2 को v से गुणा कर दिया जाए तो ये हमारे पास कार्य आ जाएगा। तो देखो कुछ इस प्रकार की आगे समीकरण नंबर हम 2 को इसमें v से गुणा करते हैं, जैसे f डॉट v, ये वाले में v का अदिश गुणनफल कह सकते हैं। तो v वाले में आएगा, इससे अदिश गुणनफल रहेगा तो ये रहेगा q तो रहेगा बाहर और ये रहेगा e डॉट v प्लस v डॉट v क्रॉस b। ये वाले में v को इस समीकरण में दोनों तरफ गुणा कर दिया क्योंकि f डॉट v बल और वेग का अदिश गुणनफल कार्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास f डॉट v समीकरण नंबर 3 से हम ये लिख सकते हैं। अब इस समीकरण में हम f डॉट v का मान हो जाएगा डेल w बाय डेल t। एक तो ये अब हम जानते हैं कि v डॉट v वेग और चुंबकीय क्षेत्र का गुणनफल स्थिति रह जाएगी 0 वाली स्थिति में, तो ये टर्म है वो 0 के बराबर हो जाएगी। जो हमारे पास बचेगी वो बचेगी q e डॉट v। इतना सा ये समीकरण नंबर बनेगी हमारे पास 4 में। कार्य के सापेक्ष यदि q आवेश v वेग से गतिशील है तो आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व इसको अल्फांस के रूप में माने I के रूप में J बराबर होता है MQV और हमारे पास नॉर्मल स्थिति में ये है 1। यदि आवेश घनत्व इन अब हम Q और V के बीच में संबंध बनाएंगे। Q और V का संबंध आवेश घनत्व के लिए होता है और आवेश घनत्व का अगर आप समीकरण में निकालते हो जैसे JI में और इस तरफ MQVI में तो हमारे पास J बराबर ये रह जाएगा QV में, यानी M रह जाएगी आवेशों की संख्या, एकांक आवेशों की संख्या। तो हमारे पास QV रह जाएगा, QV का मान है वो J के बराबर हो जाएगा Q और V। अब हम समीकरण नंबर 4 है 5 से इन दोनों से निकालते हैं तो हमारे पास जो कार्य रहेगा डेल W बराबर डेल T, ये आ जाएगा Q और V का मान तो रह जाएगा J के बराबर। तो ये स्थिति रह जाएगी E डॉट J, दोनों ही मान इस प्रकार रहेंगे। इसमें Q और V का मान हम J के बराबर रहेगा तो आवेश घनत्व हो जाएगा डेल W बराबर डेल T E डॉट J। ये हमारे पास समीकरण नंबर बनी, ये हो जाएगी 5, ये हो जाएगी 6। अब हम इसी समीकरण को आगे की प्रोसेस बनाने के लिए आगे समीकरण नंबर हम इन संबंधों को मैक्सवेल के संबंधों का रूप में परिवर्तित करने के लिए हम मैक्सवेल के तीसरे और चौथे समीकरण को काम में लेते हैं। मैक्सवेल के समीकरण 3 व 4। मैक्सवेल का जो समीकरण नंबर 3 है वह होता है डेल क्रॉस E के बराबर में, जिसका मान होता है डेल D बाय डेल T, वह भी माइनस में। जो समीकरण नंबर मैक्सवेल का चौथा होता है डेल क्रॉस H, जो इसके बराबर में रह जाएगा J बराबर E। समीकरण नंबर रह जाएगा डेल क्रॉस H बराबर रह जाएगा J डेल D बाय डेल T, इतना सा रह जाएगा। यदि समीकरण नंबर 7 को हम अगर E से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास E डॉट J इस समीकरण के रूप
आ जाएगा। अब हम क्या करें कि समीकरण नंबर मैक्सवेल के समीकरण नंबर 3 और 4 ले जो हमारे पास इस वक्त 7 और 8 है। तो समीकरण नंबर 6 को तो हम ई में लिखा हुआ है, इसको हम एच से गुणा करते हैं। वह जो समीकरण नंबर 7 और एच के रूप में लिखा गया है, इसलिए इसको ई से गुणा करते हैं। तो हमारे पास समीकरण जो इस प्रकार बनेंगे, ये वाली ई ए क्रॉस ई, इसको तो गुणा करते हैं एच से, एच के बीच गुणनफल से, और वह रह जाएगा माइनस का एच डेल डी बाई डेल टी। और समीकरण नंबर 7 को हम करते हैं ई से, तो ये रह जाएगा ई से अदिश गुणनफल करेंगे तो डेल क्रॉस एच बराबर, इससे ई से गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा ई डॉट जे, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा ई डेल डी बाई डेल टी। इन दोनों समीकरण इस प्रकार बनेंगे। अब अगर हम इस समीकरण से इस समीकरण में घटाएंगे तो डेल के सापेक्ष हमारे पास सरल समीकरण बनेगा। वो हमारे पास कुछ इस प्रकार है। अब देखो शुरू से लगा रहे विद्युतशीलता F है हो, पारगम्यता म्यू हो, तो ऊर्जा के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्जा के व्यंजक कुछ इस प्रकार रहेंगे। इसमें F और E का गुणनफल विस्थापन समीकरण के बराबर होता है और B बटा म्यू का H विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो हमारे पास ये दोनों समीकरण इस प्रकार बनेंगे। इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की कुल ऊर्जा हमारे पास आएगी। जब कोई आवेश q और गतिशील है तो लॉरेंज बल के अनुसार फॉर्मूला ये रहेगा। इस समीकरण में W कार्य अगर निकालते हैं तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। इसका परिवर्तित रूप निकालने के लिए हम परिवर्तन की दर के लिए डेल अपॉन डेल से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं अवकलन रूप में, तो हमारे पास बल गुणा विस्थापन है वो वेग के बराबर आ जाएगा। इस समीकरण के लॉरेंज बल में हमें F और V मिला और इसको अगर वेग से गुणा कर दिया जाए तो ये हमारे पास कार्य के बराबर आ जाएगा और वेग का चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार गुणनफल 0 होता है और वेग और आवेश का संबंध है आवेश घनत्व के सापेक्ष में होता है। आवेश और वेग के सापेक्ष में आवेश घनत्व का फॉर्मूला काम में लिया गया। इससे हमारे पास E डॉट J हो गया। E डॉट J, E और J के रिस्पेक्ट में हमारे पास है मैक्सवेल के तीसरे और चौथे समीकरण जो इस प्रकार है, थर्ड इक्वेशन के चौथे में। अब E वाले में B से हमारे पास है, दोनों वाले में J है। J को अगर E से गुणा कर दिया जाए, अदिश गुणनफल कर दिया जाए तो ये हमारे पास E और J में समा आ जाएगा। इसलिए समीकरण नंबर 6 को S से, 7 को E से गुणा कर दिया गया। अब आगे दोनों समीकरणों को हम इस समीकरण में से इस समीकरण को आपस में घटाते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी H डेल क्रॉस E माइनस E डेल क्रॉस H, इतना सारा जाएगा। अब इनमें से इसे घटाएंगे तो बराबर में हमारे पास है माइनस का H डेल P बाई डेल T माइनस E डॉट J माइनस E डेल D बाई डेल T। ये वाली इक्वेशन हमारे पास बनेगी। इस इक्वेशन में ये स्थिति एक सरल समीकरण के अनुसार होती है, तो वह सरल समीकरण है हमारे पास इस प्रकार। यदि डेल A क्रॉस B हो तो वह सरल समीकरण होती है B डेल क्रॉस A माइनस A डेल क्रॉस B। यही इक्वेशन हमारे पास ये रूप और ये रूप सेम रहेगा, तो इस रूप को इस रूप में लिखा जा सकता है।
तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है उसको इस रूप में लिखते हैं सरल समीकरण की तुलना करने के बाद, तो डेल ई क्रॉस एच आपस में बन जाएगा। अब इस रूप को तो इस रूप में बना दिया गया, ये इक्वेशन है उसको एज इट इज लिखते हैं। पहला पद ये लिखा है क्लियर है माइनस एच डेल बी बाय डेल टी, पहले वाला ऑपरेटर को लिख देते हैं माइनस का ई डेल बी बाय डेल टी, ये वाला है। और जो बाद में बच गया ए डॉट जे, ये वाला। अब इस इक्वेशन को नाम देते हैं 8, ये 8 नंबर इक्वेशन हमारे पास बनी। इसको 8 से सरल समीकरण आ जाएगी और ये 9 वाले में काम हो जाएगी। इस 9 नंबर इक्वेशन को चेंज करते हैं, वो देखो कुछ इस प्रकार में काम है। जैसे पहले इसके लिए यदि एक पद ऐसा है डेल अपॉन डेल टी, वहां पे लिखा है ई डॉट ई, मतलब ई स्क्वायर का मतलब है। यदि इस इक्वेशन का हम अवकलन करें ई स्क्वायर का, तो ई स्क्वायर का अवकलन होता है 2e डेल ई बाय डेल टी, सिर्फ इतना सा, यानी कि ई स्क्वायर का अवकलन होता है 2e डेल ई बाय डेल टी। एक्स स्क्वायर का नॉर्मल, एक्स स्क्वायर का अवकलन अगर एक्स के सबके करें तो नॉर्मल इक्वेशन ये नॉर्मल बढ़ेगी। अब हम जानते हैं यदि इस इक्वेशन में हम अगर f साइनों से दोनों तरफ इसका गुणा करें f साइनों, तो है हमारे पास इस इक्वेशन को f साइनों से गुणा करें दोनों तरफ, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल, इससे गुणा करें तो ये रह जाएगा, इससे f साइनों से गुणा करें तो ये रह जाएगा e डॉट d, e एडजेक्टिव रह जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो f sin e हो जाएगा d, विस्थापन समीकरण डेल t ऐसा कैसा। जहां पे f sin से गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा 2, f sin से गुणा किया तो ये रह जाएगा e का तो e अंदर वाले में e का तो ये, f sin इससे गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा e, f sin से गुणा करेंगे तो e डॉट f sin, यानी कि f sin e इसका मान होता है d, यह है विस्थापन का समीकरण f sin। अगर हम दोनों f sin से गुणा करेंगे तो f sin से यहां गुणा किया तो ये बन गया d, इस तरफ गुणा करेंगे तो e का ये एक जैसा का जैसा है डेल अपॉन डेल टी ऐसा का ऐसा, केवल यहां से इसको f sin से गुणा किया तो ये बना d वाले में इतना सा। इस समीकरण में जैसे दो गुणा में नीचे आके भाग में आ जाएगा 1/2। अब हमारे पास जो ये पद है ये वाला पद ये है एज इट इज में, हमने ये समीकरण इस पद को दर्शाने के लिए बनाया गया है। अगर इस पद को इस रूप में अब लिखा जा सकता है इसी प्रकार, जैसे हमारे पास ये है h डेल b बाय डेल t, ऐसे में ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है h डेल b बाय डेल t। अब अगर सेम टू सेम ये का ये वापस बन जाएगा इस इक्वेशन में, इस प्रकार है ऐसा कैसा ये बन जाएगा इसी प्रकार डेल v बाय डेल t h डॉट b, इसमें गुणा रहेगा म्यू का, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है, ये है विद्युत क्षेत्र पर आधारित है, ये चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है। अब हमारे पास यदि इस समीकरण में अगर चेंज करें तो देखो इस प्रकार बन जाएगा जैसे डेल अपॉन डेल टी बी स्क्वायर, बी डॉट बी वाले में, तो इसका अवकलन है वो ये बनेगा 2b डेल b बाय डेल टी। इस इक्वेशन में अगर आप म्यू से गुणा करते हो दोनों तरफ तो b म्यू है वह हो जाएगा h, b और म्यू दोनों मिला के b डॉट b था, इसको म्यू से अगर दोनों तरफ गुणा करते हैं तो b और म्यू ये हो जाएंगे h वाले में, तो हमारे पास स्थिति बन जाएगी आगे वाले में ये वाली डेल अपॉन डेल टी h और b, इस वाले में बराबर ये दो अगर यहाँ लिखा जाए ये वाले में तो b और म्यू h वाले में एडजेक्टिव रह जाएगा और b और म्यू और b इसका मान हो जाएगा h, ये डेल b बाय डेल t, ये जो दो है वो आ जाएगा नीचे वाले में। तो अब हमारे पास पद बना ये h डेल b बाय डेल t, वापस देखो
यदि बी स्क्वायर का अवकलन किया जाए तो आएगा 2b del b by del t, दोनों तरफ म्यू से गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा h, क्योंकि b म्यू या कह सकते हो म्यू और b इन दोनों का गुणा होता है h वाले में अदिश गुणनफल में, तो म्यू और b है वो h हो जाएगा। यहाँ पे म्यू और b का मान h हो गया, अंदर वाले में del b by del t जीटी है, दो है गुणा में था भाग में आ गया, ये इक्वेशन बनी। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम नो में काम में लेते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी del e क्रॉस h, ये पार्ट इक्वल्स टू इस पार्ट में आगे वाले इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन की जगह हम ये पद काम में लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पद के लिए माइनस का 1/2, इसकी जगह ये लिखें del अपॉन del t h डॉट b माइनस इसकी जगह मान आ जाएगा ये वाले में, तो रह जाएगा माइनस का 1/2 del अपॉन del t e डॉट b और माइनस में रह जाएगा e डॉट j। सिर्फ इतना सा इन दोनों इक्वेशन को लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशनों को आगे सॉल्व करते हैं। इन इक्वेशनों में 1/2 और del अपॉन del t कॉमन लिया जा सकता है, तो आगे वाले इक्वेशन में del e क्रॉस h इक्वल्स टू माइनस का 1/2 del अपॉन del t, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं del अपॉन del t जीटी है आगे 1/2 h डॉट d प्लस e डॉट h e डॉट d 1/2 फिर y में कॉमन आ गया, ये जितना जो माइनस का था माइनस में और ये माइनस में e डॉट j है वाले में कॉमन है। अब हमारे पास इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को आयतन समाकलन, इस पूरी इक्वेशन को आयतन समाकलन के रूप में लिखने पर, इस पूरी इक्वेशन को आयतन समाकलन में लिखते हैं तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगी। पहले वाली इक्वेशन को इस प्रकार इससे लिख सकते हैं पहले वाली, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन समाकलन के रूप में, और del अपॉन del t या अवकलन को बाहर आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 1/2 h डॉट b प्लस e डॉट d, इतना सा। ये दोनों इक्वेशन इस प्रकार पड़ी, माइनस का माइनस वाले में और है e डॉट j बराबर, इनको समाकलन में, इसे आयतन समाकलन में लिखते हैं तो e डॉट j, इसे आयतन समाकलन में लिखेंगे तो dv माइनस का माइनस और ये रहेगा फिर dv में, और बचा बाद में बराबर del e क्रॉस h, ये फिर dv में। अब हमारे पास एक इक्वेशन थी पहले वाली del w by del t, वह था हमारे पास e डॉट j वाले में। अगर इस समाकलन और इसकी तुलना की जाए, यानी कि परिवर्तन की दर के लिए, परिवर्तन की दर के लिए, तो ये है ये रूप, दोनों रूप में e डॉट जी है आयतन समाकलन के रूप में रहेगा। जो हमारे पास पहले कार्य निकाला गया था del w by del t, इसको परिवर्तन की दर के रूप में लिखा जाए तो हमारे पास आयतन समाकलन के परिवर्तन में रहेगा। इस इक्वेशन को सबसे कुल ऊर्जा के रूप में लिखा जाए तो यह हमारे पास कुल ऊर्जा के रूप में आएगी। E डॉट J को आप del w by del t के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे बराबर की जो साइड में लिखा हुआ है ये वाली, इसे यहाँ पे है del E क्रॉस h dv, यहाँ पर del लगा हुआ है। हम जानते हैं कि गाउस के डाइवर्जेंस नियम से
डाइवर्जेंस प्रमेय वाले में कौन करेगा, उसमें आयतन समाकलन को क्षेत्र समाकलन में, क्षेत्र समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि आयतन समाकलन को क्षेत्र समाकलन में परिवर्तित किया जाता है तो डेल लगता है, ऑलरेडी यहाँ डेल लगा गया है, तो ये क्षेत्र समाकलन में जब हम परिवर्तित करेंगे तो ये E क्रॉस H नॉर्मल हो जाएगा और ये dA के रूप में आ जाएगा। यहाँ डेल हटते ही dV भी हट, आयतन समाकलन को क्षेत्र समाकलन में परिवर्तित करेंगे तो डेल हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा माइनस का डेल W बाय डेल T और इसकी जगह आएगा ये रह जाएगा माइनस में डेल अपॉन डेल टी, यहां से पूरा मान a बटा 2 HB प्लस E डॉट D, ये पूरा इंटीग्रेशन जो रूप है, इंटीग्रेशन रूप समीकरण नंबर 1 में था हमारे पास UEM कुल ऊर्जा के रूप में था ये पूरा का मान, और जो बराबर में लिखा हुआ है वो है हमारे पास बचेगा इतना सा E क्रॉस H, वो भी क्षेत्र समाकलन के रूप में। अब हमारे पास जो टोटल ऊर्जा रहेगी, हम जो निकाल रहे थे ऊर्जा प्रवाह का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ऊर्जा प्रवाह, वह ऊर्जा प्रवाह है माइनस का डेल UM बाय डेल T इक्वल्स टू, ये जाएगा उसको साइड में कर देगा डेल W बाय डेल T, ये हो गया प्लस में, ये ऑलरेडी यहां प्लस में था समाकलन रूप E क्रॉस H dA। अब देखो यहां पे किस समीकरण से परिभाषा बना सकते हैं, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में नियत आयतन पर, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में नियत आयतन पर उसमें प्रवाहित, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में उसमें प्रवाहित ऊर्जा में कमी की दर, ऊर्जा में कमी माइनस का कमी कर देगा, तो परिभाषा ऐसे हो जाएगी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा में कमी की दर नियत आयतन पर किए गए कार्य में परिवर्तन की दर, वह या कह सकते हो उसमें बलों पर, उसके बलों में परिवर्तन की दर, ये तो रह जाएगी कमी की दर, ये रह जाएगी परिवर्तन की दर, किसी पृष्ठीय क्षेत्र में फ्लक्स के योग के बराबर होती है। प्रवाह कमी की दर, उस पर किए गए बलों में परिवर्तन की दर वह पृष्ठ के फ्लक्स के योग के बराबर होती है। यहाँ पर जो E क्रॉस H है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों का गुणा S के बराबर लिखते हैं, और यहाँ पर S है वही पॉइंटिंग सदिश होता है, जहां पर जो S है वही पॉइंटिंग सदिश होता है, E क्रॉस H का मान रह जाएगा। और यही हमारे पास पॉइंटिंग थ्योरम है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट या टॉपिक रहेगा। धन्यवाद।